हाय दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित डिकोड्स। तो अब हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट फैच एपीआई के बारे में। देखिए, जावास्क्रिप्ट फैच एपीआई जैसे आप समझ ही गए होंगे, मैं एपीआईज की बात करने वाला हूँ आज इस लेक्चर में। तो इसमें जो ये फैच वर्ड है, ये फैच वर्ड ना एक रिजर्व कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट में। इसका मतलब ये है कि हमें इसे बाहर से कहीं से इंस्टॉल करना या बाहर से किसी से कहीं से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। ये जावास्क्रिप्ट का अपना पार्ट है। फैच एक मॉडर्न तरीका है किसी भी एपीआई या एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करने का। इससे पहले जो होता था, उससे पहले होता था XML HTTPS रिक्वेस्ट। इससे पहले जावास्क्रिप्ट पे आता था XML HTTP रिक्वेस्ट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था। रिक्वेस्ट ये ओल्ड तरीका है, आजकल वैसे भी कोई यूज नहीं कर रहा इसे XML HTTP रिक्वेस्ट, बट ये थोड़ा सा ओल्ड होता था और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था समझने में। तो फैच एपीआई एक मॉडर्न वे है जावास्क्रिप्ट में नेटवर्क रिक्वेस्ट को हैंडल करने का। आपको सिर्फ इतना बोलना है। ये HTTP रिक्वेस्ट कई तरीके की हो सकती हैं, जैसे गेट, अपडेट में पुट, अपडेट किसी एपीआई को अपडेट करना है तो पुट एपीआई, और किसी डेटा को फैच करना है तो गेट एपीआई, और डेटा को अपनी तरफ से आपको भेजना है, जैसे लॉगिन करते समय डेटा भेजते हो किसी बैकएंड को, तो पोस्ट एपीआई। ये सब HTTP रिक्वेस्ट होती हैं जिसको हैंडल करने के लिए ही फैच एपीआई बनी है। तो आज मैं सारी चीज तो नहीं समझाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो समझाने वाला हूँ। जैसे गेट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, इसके बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे मार सकते हैं, सेंड डेटा कैसे कर सकते हैं बैकएंड को, ये समझाऊंगा। और हैंडल कैसे करेंगे कोई भी एरर को, हैंडल रिस्पॉन्स कैसे भी, जैसे कि 404 एरर आ रहा है या फिर 500 एरर आ रहा है बैकएंड से, तो उसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो फ्रंट एंड पे, ये बताएंगे। टाइम मिलता है तो एक सिंपल एपीआई कॉल प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, जिस प्रोजेक्ट में मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट और अपना फैच एपीआई का यूज करके एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, थोड़ा सा जो अच्छा सा लगे, बस आपको जो है इसके कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, बाकी और कुछ मेरा नीड है नहीं। अगर टाइम नहीं मिलता तो ये वाला प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। मीनवाइल VS कोड पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की पूरी प्लेलिस्ट है। इसका यूआरएल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और सारी वीडियो A to Z जितनी भी है, स्टार्टिंग टू 1 से लेके जो अब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सारी यहाँ अवेलेबल है। तो ठीक है, चलते हैं VS कोड में और अपना क्रिएट करते हैं। अभी हम इंटरमीडिएट पे ही हैं, एडवांस टॉपिक पे नहीं आए हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, fetch api.js, इसमें एक फाइल क्रिएट कर ली fetch api.js। सिंपल एक फाइल क्रिएट करिए, अभी कुछ नहीं करा। फैच एपीआई की डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता मुझे दोबारा समझाने की जरूरत है, और थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ। फैच एपीआई से पहले जो ओल्ड टेक्निक यूज होती थी ना, XML HTTP रिक्वेस्ट, वो थोड़ी हार्ड थी समझने में, और जो फैच है ना वो सिंपल है समझने में, आराम से समझ आ जाती है। और इसमें प्रॉमिस बेस होता है। प्रॉमिस से आपको याद आया होगा मेरा पुराना लेक्चर, जिसमें मैंने आपको प्रॉमिस भी समझा रखा है, कैसे प्रॉमिस करते हैं ट्राई कैच के थ्रू, एसिंक का वेट भी समझाया हुआ। ये सब प्रॉमिस बेस्ड स्ट्रक्चर है जो फैच एपीआई फॉलो करती है। अभी के लिए इतना समझ लो। अब मैं समझाता हूँ सबसे पहले कि बेसिक फैच रिक्वेस्ट कैसे आप मार सकते हो। गेट रिक्वेस्ट, बेसिक फैच रिक्वेस्ट का मतलब है गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट मतलब कोई भी एपीआई आपको डाटा ट्रांसफर कर रही है, कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, वो आपको डाटा दे रही है, उस डेटा को कैसे आप फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करा सकते हो, वो आज आप समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे कुछ चाहिए, क्या, एक एपीआई चाहिए। एचटीटीपी रिक्वेस्ट वाली एक एपीआई चाहिए जो गेट हो, गेट एपीआई हो। उस गेट एपीआई को ही तो मैं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ जाते हैं और लिखते हैं फेक एपीआई। फेक एपीआई करके पहली वेबसाइट जो हमारी खुलती है जेसन प्लेस होल्डर, उसी में नीचे जाते हैं और एक यहाँ से गेट एपीआई उठा लेते हैं। ये इस तरह से गेट एपीआई है, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट का यूआरएल है। अभी के लिए इतना यूआरएल याद रखते हैं, जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा इस यूआरएल को यूज कर लूंगा। अब ये करता हूँ मैं, एक फैच करके बनाता हूँ। एक फैच बनाया, और फैच के अंदर, इसके अंदर एक सिंटेक्स में यह होता है, यहाँ पे लिखा जाता है स्ट्रिंग के अंदर यूआरएल, अभी की याद रखो। और एक यूआरएल जो हमारा था, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और इस यूआरएल को मैं सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मेरा एक यूआरएल है, इसमें पोस्ट लिख रहा है बाद में, पर ये गेट की तरह भी मैं गेट कर सकता हूँ इसका डेटा भी, क्योंकि मेरे को इधर डेटा दिख रहा है। देखो, यूजर आईडी, टोटल, बॉडी, ये सब दिख रहा है, तो मैं डेटा भी इसमें गेट कर सकता हूँ। और इसमें एंटर करके टैब मार के डॉट देन। अब मैं आपको दो चीज समझाता हूँ। पहले कि फैच में ना 2 बार देन लिखना पड़ता है, मैं बताऊंगा क्यों। पहले सबसे पहले ये समझ लो, 2 तरह से एपीआई को हैंडल होती हैं जो मोस्टली जो फेमस तरीके हैं। पहला फैच, दूसरा होता है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है एक्सियोस, जिसको हमने बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है। एक्सियोस में ना 1 बार देन लिखते हैं और फैच में 2 बार देन लिखते हैं। एक्सियोस भी इतना ही फेमस है जितना फैच फेमस है। अभी मैं फैच जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूँ तो फैच पढ़ा रहा हूँ। एक्सियोस अगर आप फैच समझ जाएंगे तो एक्सियोस कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, उसमें तो एक स्टेप कम करना पड़ता है, एक देन कम लिखना पड़ता है। तो ठीक है, इसमें डॉट देन जरूर लिखना है। डॉट देन से क्या होगा, आप रिस्पॉन्स को निकाल के आप किसी को दिखाएंगे। डॉट देन से मतलब ये समझ लो। तो
तो पहला देन किस लिए यूज होता है? कोई रिस्पॉन्स निकालने के लिए। अभी के लिए याद रखो, इसके अंदर अपना ऐड करें और रिस्पॉन्स मैंने यहाँ से ले लिया रिस्पॉन्स, और इसी में क्या करूँगा मैं, इसमें भी रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो पहले मैंने रिस्पॉन्स को जेसन में उतार निकाल लिया, क्योंकि जो हमारी जो एपीआई आई है ना बैकएंड से, वो एपीआई देखो पूरी की पूरी जेसन के फॉर्म में आती है और स्ट्रिंग के फॉर्म में आती है। तो जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ती है हमें पहले। हमने ये पहले स्ट्रिंग जो भी हमें बैकएंड से मिली एचटीटीपी रिक्वेस्ट, उसको हमने जेसन में कन्वर्ट कर लिया अभी के लिए, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अब फिर एक और देन लिखना पड़ता है, एक देन और। अब इस देन में मिलेगा हमें प्रॉपर डेटा जो हमें चाहिए। अब क्या करते हैं इसमें डेटा, और सिंपल इस डेटा को क्या करेंगे, कंसोल लॉग में डेटा दिखा देंगे। अभी के लिए पूरा लॉजिक नहीं दिखा रहा हूं मैं, सिर्फ कंसोल लॉग में जो डेटा हमें बैकएंड से मिल रहा है उसको कंसोल लॉग में दिखा देंगे। तो अब दोबारा समझो, फैच में यूआरएल रखा, जो यूआरएल बैकएंड हमें प्रोवाइड करेगा, मतलब एचटीटीपी रिक्वेस्ट यूआरएल। पहले देन के अंदर रिस्पॉन्स के अंदर हमने जेसन उठाया, जितना भी डेटा आ रहा था बैकएंड से वो जेसन के रूप में हमने कन्वर्ट करा। दूसरे देन में उस डेटा को कंसोल लॉग में हमें डिस्प्ले करा लिया। अभी हमने इतना ही करा है और कुछ तो नहीं करा। अब इसको सेव करते हैं और इसको चला कर देखते हैं। नोड के बाद जाएंगे इंटरमीडिएट पे और फिर जाएंगे फैच पे। अब मैं जैसे चलाऊंगा तो सारा डेटा जितना भी बैकएंड पे है, ये देखो जितना भी डेटा बैकएंड से आया, देखो सारा डेटा आपको इस पे दिख गया। इस पे दिख गया तो फ्रंट एंड पे तो इजीली दिख जाएगा, क्योंकि कंसोल लॉग में सारा डेटा मेरा आ गया है। देखो डेटा 1 से स्टार्ट होके सारा डेटा जितना भी डेटा था सब कुछ आपको कंसोल लॉग में मिल गया। इसका मतलब हमारी गेट एपीआई बिल्कुल बढ़िया चल रही है। देखो सिर्फ रिस्पॉन्स दिखाया। अब कैच में क्या है, एरर तो निकाल लो। इसमें क्या होगा, कंसोल लॉग में एक एरर, अगर ये एपीआई कुछ एरर दे देती है, बाई चांस नेटवर्क नहीं चलता, बाई चांस बैकएंड से कोई गलती हो जाती है, अगर ये एपीआई को एरर देती है, मानो पोस्ट 1 लिख देता हूं मैं, पोस्ट 1 एपीआई गलत कर दी मैंने। अब यहाँ एरर में, कंसोल लॉग एरर में यहाँ एरर दिख जाएगा। अब मैं एंटर करता हूँ और उसको फिर से चलाता हूँ, तो अब क्या है, मैंने गलत कर दी तो देखो सिंपल उसने ब्लैंक दे दिया, और ये एपीआई का यूआरएल गलत था बस। अभी क्या है, यूआरएल सिर्फ इसमें यूआरएल गलत था, बाकी और कुछ गलती नहीं थी। अगर इसमें और कुछ गलती होती, नेटवर्क रिक्वेस्ट की गलती होती या कुछ भी गलती होती, तो ये कुछ डिफरेंट एरर देती। एचटीटीपी जैसे 404 देती या 500 देती अगर कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आती। तो ये होगी गेट रिक्वेस्ट। अब आते हैं सीधा फैच पे, कि आप कैसे डेटा को सेंड कर सकते हो बैकएंड को। अभी आज के लिए आप समझ लो, प्रोजेक्ट में अच्छी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। अभी के लिए आप समझ लो ये तीनों चीज हैं क्या। पोस्ट रिक्वेस्ट आपको सेंड करने सिखाता हूँ कि डेटा आप बैकएंड को कैसे भेजेंगे। अभी के लिए अब सिंपल है, देखो यूआरएल तो मैं ये यूआरएल जाके मैं चेंज कर लेता हूँ, मुझे पोस्ट यूआरएल चाहिए। तो ये है मेरा पोस्ट यूआरएल, ठीक है। इस यूआरएल को मैं कॉपी करता हूँ, मेरे हिसाब से सेम ही यूआरएल होगा, क्योंकि एक यूआरएल पोस्ट का और गेट का सेम बन सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें तो सिंपल ऐसे ही लिखना पड़ता है। पहला तो लिखोगे देखो मैं इसको कर लेता हूँ, पहले कमेंट आउट कर देता हूँ जो आप समझ पाओ। गेट एपीआई, गेट फैच एपीआई, गेट फैच एपीआई, ये तो हो गया गेट फैच एपीआई। और इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एक आपको बना लेता हूँ गेट पोस्ट फैच एपीआई, ठीक है। अब इसको कर देता हूँ मैं कॉपी, इसको कॉपी करने के बाद इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। इसको समझाते हैं, वहाँ मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब इसको लिखता हूँ फैच, सिंपल यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ। फैच में सिंपल वही यूआरएल में, पहले पैरामीटर में वो यूआरएल और दूसरे पैरामीटर में आपको लिखना है मेथड पोस्ट। मेथड पोस्ट लिखने का मतलब है आप बता रहे हो इसको मेथड पोस्ट मेथड है ये। गेट में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट गेट रहता है। पोस्ट में आपको मेथड पोस्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी कि पोस्ट मेथड है ये। देखो मेथड तो आपने पोस्ट भेज दिया, अब हेडर में आपको इसकी डिपेंडेंसी भेजनी है कि ये किस तरह का डेटा आप बैकएंड को भेजना चाहते हो। तो कंटेंट टाइप लिखो और यहाँ पे लिखो एप्लीकेशन, मैं जेसन डेटा बैकएंड को भेजना वाला हूँ, उसको हमने सिर्फ हेडर में बता दिया। अब क्या था, डेटा हमारा तो जेसन में है और बैकएंड को चाहिए स्ट्रिंग में, तो बॉडी के अंदर ये तीन चीज याद रखना। फैच पोस्ट में एक मेथड, एक हेडर, एक बॉडी, और बॉडी के अंदर जेसन में स्ट्रिंगिफाई कर दो जो भी डेटा है। बाई चांस आपको टाइटल भेजना है, बॉडी भेजनी है, तीन ही चीज भेज सकते हो। इसमें क्या करते हैं 101 भेज देते हैं, क्योंकि 100 यूजर आईडी ऑलरेडी है, ठीक है। आईडी अपने आप बना लेता है बैकएंड। अब क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, सिंपल था, इतना ही करना होता है और कुछ नहीं करना होता। अब इसमें बस क्या है, ये तो आपको बनाइए फैच की, पहला फैच का आपने दो पैरामीटर लिए, पहला पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर बंद कर दिया। अब यहां से हो गया फैच खत्म। अब इसके बाद जैसा हम करते थे, एक देन, पहला देन लगेगा। पहले देन में क्या था, आपको रिस्पॉन्स में वही रिस्पॉन्स जेसन के अंदर जाएगा आपका रिस्पॉन्स,
ये लिखने की जरूरत होती है फैच में, एक ये एक्स्ट्रा लाइन हमेशा ऐड करनी होती है, आपको याद रखो। और इसके बाद एक देन में कंसोल लॉग में आपको वो डेटा दिखा दूंगा, जो भी आपको ये गया है ये डेटा कंसोल लॉग में आपको यहाँ दिख जाए। और तीसरे में एरर जो सिंपल होता है, दो देन कैच। अब हम चला के देखते हैं इसको दोबारा से। जैसे हम चलाते हैं, सेव नहीं करा मैंने शायद, अब इसको हम चला के देखते हैं। जैसे मैंने चलाया, ये देखो ये जो डेटा मैंने बैकएंड को भेजा था सिंपल आ गया, टाइटल फू बॉडी बार यूजर आईडी 101, और ये इसने आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट कर ली, क्योंकि आईडी ऑटोमेटिक बैकएंड का काम है क्रिएट करना। तो इसमें भी सिंपल चीज होती थी, बस आपने एक थोड़ा सा स्टेप ज्यादा हो गया, इसमें मेथड पोस्ट लगाना पड़ा, एक हेडर में आपको बताना पड़ा जेसन डेटा भेज रहा हूँ, और ये बॉडी में डेटा भेजना पड़ा। जरूरी नहीं है आपको बॉडी में पूरा डेटा इधर ही भेजना है, आप चाहो तो इधर से हटा के ये क्या था डेटा आप ऐसे लिख सकते हो, और कॉन्स्ट में डेटा करके आप यहाँ पे जो भी था तीनों डेटा यहाँ पे ऐसे पेस्ट करके और ऐसे बंद कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक अलग डेटा बन जाएगा। जरूरी थोड़ी है एक ही डेटा भेजोगे, आप मल्टीपल डेटा भी तो भेज सकते हो, इसलिए अलग भेजो तो ज़्यादा बेटर रहता है कोड पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो सिंपल गया, ये सिंपल था पोस्ट मेथड का, आपको समझ भी आ गया होगा। डेटा जो है हम अलग से मल्टीपल भी भेज सकते हैं, तो इस हिसाब से आप पोस्ट एपीआई लगा सकते हो, इजी है। मैंने सिर्फ कमेंट आउट करी है, आप इसको रीड कर सकते हो मेरे गिटहब पे जाके, गिटहब पे मैं सारा कोड प्रोवाइड कराता हूँ। तो तीसरा और लास्ट चीज और बता देता हूँ, एरर को कैसे हैंडलिंग कर पाओगे आप। तीसरा समझते हैं एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग में मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि कोई भी अगर नेटवर्क से रिक्वेस्ट नहीं आ रही, जैसे 404 एरर आ रहा है या 505 एरर आ रहा है कि आपका नेटवर्क चलना बंद हो गया, उसको आप इसी रिस्पॉन्स के टाइम पे ही कैसे हैंडल कर पाएंगे। देखो कैच में तो हम सारे एरर हैंडल करते ही करते हैं, बट मुझे कैच तक जाने से पहले ही उसको टैकल करना है, उस हिसाब से कैसे एरर हैंडलिंग करते हैं। तो सिंपल एक फैच लिखा, और फैच के अंदर एक ऐसा यूआरएल लिख लेते हैं जो अवेलेबल ही नहीं है, जैसे कि इनवैलिड यूआरएल लास्ट में, कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल इनवैलिड यूआरएल लास्ट में लिख दिया और कुछ नहीं करा। इसमें क्या करता हूँ, इसमें डॉट देन के थ्रू देखिए ये जो दे दिया इसने मुझे, यही लिख देते हैं। इसमें समझ लो मैंने एक पैरामीटर बस एक कंडीशन एक्स्ट्रा लिखा है, अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है, रिस्पॉन्स डॉट ओके नॉट इक्वल टू वाला सिंबल लगाया, देखिए अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं मिलता तो थ्रू कर दो एरर एचटीटीपी एरर और स्टेटस बता दो, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस उसका क्या आएगा, उसका स्टेटस बता दो सिंपल। तो पहले यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ और इसको चला के देखते हैं। तो इसने आपको बता दिया, देखो एरर फैचिंग डेटा एचटीटीपी एरर स्टेटस 404 आ गया, सिंपल था। अगर ऐसे ही करके आप स्टेटस जान सकते हो, स्टेटस बिना सीधा रिस्पॉन्स लिखते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स भी इजी जान सकते थे क्या रिस्पॉन्स बैकएंड दे रहा है। देखो पूरा ऑब्जेक्ट करके पूरा रिस्पॉन्स उठा लिया, एरर फैचिंग डेटा का पूरा रिस्पॉन्स। ये एरर है कि ये डेटा इनवैलिड है, 404 एरर दे रहा है, इस तरह की कोई एपीआई हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस हिसाब से आपको एरर पहले ही मिल जाएगा, डेटा प्रोसेसिंग होने से पहले ही और कैच में जाने से पहले ही आपको यहाँ से भी सारा एरर मिल जाएगा, अगर एपीआई ऑल ओके नहीं है तो। ये बेसिक टॉपिक थे द फैच एपीआई के, जो आप सभी को आना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा और तीनों एपीआई को यूज करके दिखाऊंगा, एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट कैसे बनता है एपीआई को यूज करके। तो तीनों को सही से समझेंगे, एचटीएमएल भी लगाएंगे उसमें, सीएसएस भी लगाएंगे और जावास्क्रिप्ट के थ्रू प्रॉपर समझाएंगे। अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा है, और कॉन्सेप्ट मेरे को हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा इजीली, वो इसके बाद कोई इशू आने वाला नहीं है आपको एपीआई लगाने में। तो अभी के लिए चलो इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।